कुछ आदेश निर्गत किए गए हैं, उनकी व्याख्या आपके समक्ष करनी है। पहला आदेश जो गृह विभाग ने निर्गत किया है वो 25 जनवरी 2021 का है। इसका लेटर नंबर है 29, 25 जनवरी का, और इसका विषय है विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा या ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में। यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो ठेका देते हैं, टेंडर करके कोई काम अलॉट करते हैं, तो काम लेने वाले व्यक्ति को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। क्योंकि वर्क्स डिपार्टमेंट में भी टेंडर होता है, सड़क निर्माण का, सिंचाई परियोजना का, बिजली परियोजना का, पुल का, बांध का, तो उसमें पहले से भी पीडब्ल्यूडी कोड में प्रावधान था कि जो टेंडर लेंगे तो उनको पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। ये पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको दोबारा रिव्यू किया गया है और ये देखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति टेंडर न ले जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हो। साथ ही एक और शर्त लगाई गई है कि अगर टेंडर लेने के बाद कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो आदमी या कंपनी जिसको टेंडर मिला है जिसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट है, आम जनता से उसमें हर वक्त व्यवहार हो रहा है। उदाहरण स्वरूप, मिसाल के तौर पर बस स्टैंड का ठेका लेते हैं, हाट बाजार का लेते हैं, नाव घाट का लेते हैं, पार्किंग स्थल का लेते हैं, तो वहाँ ये है कि जिसने ठेका लिया उसको तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना ही होगा, वो तो हो गई बात, प्रावधान है। लेकिन वो जो स्टाफ लगाएंगे, जो पार्किंग का टिकट काट रहे हैं या बसों से कोई शुल्क ले रहे हैं या नाव से शुल्क ले रहे हैं, जो भी सरकार के कानून में लेना है, और उसके लिए उन्होंने प्राइवेट आदमी अपने रखे हैं ठेकेदार ने, तो उन प्राइवेट लोगों का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। स्वच्छ होने चाहिए, उसमें भी ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति खुद तो स्वच्छ हो लेकिन जो अपना स्टाफ लगाए उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स को लगाए, गुंडे बदमाश को लगाए, रंगदारी करने वाले को लगाए, ऐसे लोग हो जो चार्जशीटेड हो या सजा याफ्ता हो उनको लगाए, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इसकी अनुमति नहीं होगी। और उसको ये आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा कि अपने स्टाफ को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो पुलिस से दिलवाए और साथ ही अपने स्टाफ को एक पहचान पत्र भी दे, ताकि मालूम हो कि ये उसका ऑथोराइज्ड आदमी है, ऑथोराइज्ड स्टाफ है। ये पहचान पत्र देने की जिम्मेवारी वो जो है वो उस ठेकेदार की होगी जिसने टेंडर लिया है। तो ये निर्देश था 25 जनवरी 2021 के, तभी उनको टेंडर पर काम मिलेगा। ये व्यवस्था पहले से भी थी, लेकिन इसको दोबारा दोहराया भी गया है, इसमें कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। एक तो ये जोड़ा गया है कि अगर किसी ने टेंडर लिया, किसी कंपनी ने, किसी ठेकेदार ने, और टेंडर की शर्तों के अधीन वो उस काम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है, काम का कोई एक हिस्सा वो दूसरे किसी को दे सकता है, किसी दूसरी फर्म को या व्यक्ति को, तो अगर ये उसमें अलाउड है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। ये प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, वो सरकारी ठेका और टेंडर लेने से वर्जित हो जाएं, बैंड हो जाएं। मुकाबला किया है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जहाँ तक रुपेश मर्डर केस की बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सीनियर एसपी पटना ने इस केस के हर एस्पेक्ट का, इन्वेस्टिगेशन के हर एस्पेक्ट का बहुत डिटेल में एक एक चीज़ का उत्तर दे दिया है। इस वक्त इससे अतिरिक्त जो है वो हमें कुछ नहीं कहना है। जिन अलग अलग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है, जिन अलग अलग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में, उनमें से एक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है। आपने कहा था जो इन्वेस्टिगेशन है, आपको पता है कि वो बहुत सारे बिंदुओं में चल रहा था, तो जो समय पर जो चीज़ हम लोगों के पास आपसे शेयर करने के लायक थी, हम लोगों ने वो चीज़ आपसे शेयर की। इसके अतिरिक्त जो है अभी और कुछ हमारे पास आपसे शेयर करने को नहीं है।
उद्धृत हैं, हमारे पुलिस ऑर्डर्स में भी उद्धृत हैं, और उसी कड़ी में हमने जो है उस प्रोसीजर को और क्लियर कट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ। पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक और ऑर्डर निकला है बेल कैंसिलेशन का। तो बेल कैंसिलेशन का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस तरह से उपयोग में लाना है हमारे अपने अधीनस्थों द्वारा, पुलिस के तंत्र द्वारा, उसका विस्तृत जो चर्चा है वो चर्चा करके सबको डायरेक्शन इशू की गई हैं। और उन डायरेक्शंस में यह भी बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किस किस तरह के क्रियाकलाप में जब कोई ज़मानत पे आया हुआ व्यक्ति इंडल्ज करेगा तो उसके ज़मानत के रद्दीकरण का प्रस्ताव दिया जाएगा और किस तरह से वो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा, उसका एक अलग से भी आदेश निकला हुआ है। आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, मतलब इन सब गतिविधियों के जैसा अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया भी कि ये संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अपनी बात रखने का लोगों को, नागरिकों को जो है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, वे अपनी बात रख सकते हैं और हर तरह से उनको जो है उन अधिकारों को किसी भी प्रकार से अक्षुण्ण नहीं किया जा रहा है। बस यही कि यदि वे किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं, आपराधिक कृत्य हो सकते हैं कि सरकारी संपत्ति की तोड़ फोड़ करना, आग लगाना या लोगों के साथ जो है मारपीट करना, इसी प्रकार के और भी ये उदाहरण के रूप में है, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं और उसमें अनुसंधान में उनका नाम आता है, साक्ष्य पाया जाता है और फिर आरोप पत्रित किया जाता है, तब इन कांडों की सूचना भी हमारे पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। बारी से कर रहा हूँ, पहले एक का उत्तर दे रहा हूँ मैं। बेल कैंसिलेशन का जो हम लोगों ने आदेश निकाला है, वो आदेश हम लोगों ने 3 फरवरी को निकाला है और इसका जो डिटेल गाइडलाइंस हैं सभी हमारे फील्ड फॉर्मेशन को, वो भी 3 फरवरी को जारी की गई हैं। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको समय समय पर रिटेरेट किया जाता है और उसके प्रोसीजर में अगर कोई कमी हम लोग पाते हैं तो उसको किस तरह से ठीक करना है, उसके बारे में भी जो है डायरेक्शन इशू होती हैं। इस बीच अगर न्यायालय के तरफ से कोई और अतिरिक्त गाइडलाइंस अगर दी जाती हैं तो उसको भी उसमें समावेश किया जाता है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी चीज़ पहली बार या नए तौर से नहीं हो रही है। पुरानी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन चीज़ों को समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको और क्लैरिफाई किया गया है और प्रोसीजर को थोड़ा जो है स्पेसिफाई करने का प्रयास किया गया है ताकि उस प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह बनी रहे और कोई भी उस प्रोसीजर का दुरुपयोग ना कर सके। एप्रीहेंशन के आधार पर तो ना कायदा कानून चलता है ना ज़िंदगी चलती है। मैं सिर्फ जो इन चीज़ों को जो क्लैरिफाई करने के लिए जितनी बातें कही गई हैं मैं उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। आप अवगत हैं कि संज्ञेय अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है, उसके अंदर जो पुलिस की कार्रवाई वो पहले से भी चलती आ रही है, वो अभी भी चल रही है और वो आगे भी चलेगी। रही बात कि आपके अंदर जो संशय की बात आई दुरुपयोग होने की, तो मेरा पहला इसमें ये कहना है कि ये जो रेलिवेंट पोर्शन है मैं वो पढ़ देता हूँ, जिसको लेकर बहुत तरह के अलग अलग इंटरप्रिटेशन बहुत तरह के लोगों ने किए। मैं आप सबके सामने वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, तो पहले इसको क्लैरिफाई सबको कर देना चाहिए कि किसी के विरोध प्रदर्शन, किसी को इवन सड़क जाम करने पर भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है और हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के अभिन्न अंग हैं। हमारा सबका दायित्व है कि वो जो सिटीजन्स के राइट्स हैं और जो सिटीजन्स को जो संविधान ने जो व्यवस्था बनाई गई हैं वो उनका हर हालत में पालन हो। लेकिन सिटीजन्स के राइट के साथ साथ हल्का सा ड्यूटीज़ की बात भी होनी ज़रूरी है। उतना भर मैं बात सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले अगर कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य में सम्मिलित नहीं है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा होगा। आवश्यक है
2006 में ये रखा गया था कि जो भी कोई सरकारी नौकरी करेंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर 2020 में, जुलाई 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 18798/2017 अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश दिए गए, जिनके बारे में हमने आपको अपने प्रेस नोट में भी रखा है। आप उस पर जो है पूरा विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले ही चरित्र सत्यापन करा लेना आवश्यक है। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होना है, पूर्व चरित्र सत्यापन, ये ज्वाइनिंग से पहले ही पूर्ण करा लेना है। यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में हमें चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस को उपलब्ध करा देना है उन अभ्यर्थियों को जो नौकरी के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी के लिए हैं। इसीलिए ये आदेश जो पुलिस मुख्यालय से निर्गत हुआ, जो ये टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराना है और ठेके आदि में भी जो है अनिवार्यता रखी गई है। इसीलिए जो है एक टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया गया, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको अनावश्यक विलंब ना हो और उनको ससमय ये सत्यापन प्रतिवेदन मिल जाए। ये इस बारे में मैं और जो है स्पष्ट कर दूं कि हमारे पुलिस मैनुअल में पहले से ही प्रावधान चला आ रहा है कि सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे पुलिस हस्तक का नियम है 92, जो नियोजनार्थियों के चरित्र सत्यापन का प्रावधान इसमें रखा गया है कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। उसी के साथ जो है 1985 में पुलिस ऑर्डर 144 और 145। थोड़ा तो देखना पड़ेगा नीचे भी है? तथ्य है ना, तथ्य लिखे हुए हैं। घटना है, ये घटना अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में घटी है। ये घटना 21/12/20 की है, जिसमें संदिग्ध उल्फा के जो उग्रवादी हैं उनके द्वारा 2 लोगों का अपहरण किया गया। कंपनी में वो काम करते थे और उसके बाद फिरौती की मांग की गई। ये इस इशू पर आज से 10-12 दिन पहले भी हमारे बिहार में चर्चा हुई थी। तब भी मैंने अरुणाचल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो आरपी उपाध्याय जी हैं उनसे विस्तृत बात की थी, और जो असम के जो हमारे काउंटर पार्ट हैं हमने उनसे भी बात की थी। और 2 दिन पहले नहीं, कल जो है, आज 5 तारीख है, कल मैंने फिर दोबारा बहुत डिटेल में बात की। मैं केवल आपको यही कहना चाहूँगा कि ये एक जो घटना हुई है, दुखद घटना है, ये अरुणाचल प्रदेश में घटी है और वहाँ का बहुत इलेबोरेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसका नाम जो है वो ऑपरेशनल कमांड है, और उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व रहती है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी इन्वॉल्व रहती है, और जितने हमारे CAPF हैं वो भी इन्वॉल्व होके और एक समेकित तौर पर वो पूरा का पूरा अभियान चलाते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में पिछले 1-1.25 महीने से लगातार ये अभियान चल रहा है। इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, और इसके अंदर जो नाइट विजन युक्त ड्रोन्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और पूरा प्रयास हो रहा है कि किसी तरह हम जो है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन लोगों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने प्रयास हो रहे हैं उस प्रयास में हमारे सब सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़रूर जो है सफलता मिल जाएगी। भाई FIR करने से हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, FIR में हम किसी के नाम देने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो पुलिस का अनुसंधान है वो स्टार्ट ही FIR के बाद होता है ना, वही तो सत्यापन किया जाता है, उसी के खिलाफ तो एविडेंस होता है कि किसके खिलाफ एविडेंस मिला नहीं मिला, या जो नाम दिए गए हैं वो किस हद तक सही हैं किस हद तक गलत हैं। यही अनुसंधान का जो बुनियादी जो ढांचा है वो इसी चीज़ पे आधारित है। तो मेरा ये कहना है कि मात्र FIR में नाम पढ़ने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। मात्र अगर नॉन FIR एक्यूज भी वो आदमी बनता है, जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में
आरोप पत्र समर्पित करने लायक एविडेंस नहीं है, तब तक पुलिस आरोप पत्र समर्पित नहीं करती है। और एक बात और आपको मैं जोड़ देता हूं कि पुलिस का जो अनुसंधान का पूरा जो प्रक्रिया है, वो भी पुलिस अपना अनुसंधान पूर्ण करने के बाद जो सक्षम न्यायालय है उसी के समक्ष अपनी रिपोर्ट समर्पित करती है। रिपोर्ट को सक्षम न्यायालय मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, फर्दर अनुसंधान भी करा सकता है। तो वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने यही चीज़ कर रहा हूँ कि जब तक कोई भी व्यक्ति आपराधिक कृत्य में सम्मिलित नहीं होगा और आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होने के लायक उसके खिलाफ एविडेंस नहीं आ जाएगा और उसको आरोप पत्र नहीं किया जाएगा, तब तक किसी के चरित्र सत्यापन के दौरान प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ये मैं क्लैरिफाई करने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ।